तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम 2023 के लिए। तो आज का टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम जितना भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सब आपको एक ही वीडियो में आपको कराने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है कि हमें सर और भी वीडियो चाहिए तो इसका और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विसुई रखा जाता है तो यह सुई क्या करेगा। तो यह सुई उसको विक्षेपित करेगा, यानी कि विक्षेपित होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विसूचक का विक्षेपण कैसा होता है। तो बताना है कि अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हो तो उसका द्विसूचक का विक्षेपण क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम की ओर। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या है। तो बताना है कि किसी वोल्ट मीटर का जो ये होता है 0 वोल्ट से 17 के बीच, यानी कि 17 वोल्ट, 20 छोटी छोटी लाइनें खींची हुई, जैसे स्केल पे खींचा हुआ रहता है ऐसी 20 लाइनें खींची हुई हैं। तो उसको बताना है कि उसका अल्पमापांक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, उसका अल्पमापांक यानी कि लोवेस्ट काउंट क्या होगा। तो लोवेस्ट काउंट आपका 0.05 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 0.05 वोल्ट एक लकीर के बीच में हो जाएगा, विभाजन के बीच में। चलिए अगला प्रश्न, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में अगर विद्युत से दुर्घटना होती है तो बताना ही किस कारण होता है। हमारे घर में जब भी होता है किसी विद्युत के चलते कोई दुर्घटना होती है तो वो शॉर्ट सर्किट के चलते होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट। चलिए अगला प्रश्न, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है, यानी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र उसमें घूर्णन गति करती है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आधे। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। तो हमने पढ़ा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा बल को इंगित करता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, एक क्षण चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते, वो समान रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं तो बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबक के ध्रुवों पर कितना होता है। तो सबसे अधिक होता है, यानी कि महत्तम होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो हमारा हो जाएगा विपरीत प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। जब एक किसी चुंबक को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को चुंबक धकेलता है, तो यानी कि विपरीत प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होंगे। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। तो हम जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित होती है तो किस ओर इंगित करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, पूरब की ओर। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है। तो अंगूठा हमेशा धारा की दिशा को इंगित करता है, करंट को। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को इंगित करेगा, यानी कि इस रेखा को ये इंगित करेगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती हो, यानी कि ऊपर से धारा नीचे बहती हो तो क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी। तो हमारे क्षेत्र रेखा की दिशा घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में होगी। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है, यानी कि घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आधे। चलिए अगला प्रश्न, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को निरूपित करेगा। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। चलिए अगला प्रश्न, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, आधे। चलिए अगला प्रश्न, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या 6 हो जाएगी। यानी कि एक लंबा सा चुंबक है, इसको आप 3 भागों में काटेंगे तो 1 2 ध्रुव, ये 2 2 4 2 6, तो 2 4 2 6, ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। तो बताना है कि इनमें कौन एक दूसरे से अलग है। तो हमारा वाट अलग है, क्योंकि जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट भी ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन वाट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यानी कि जो घर में हम ऊर्जा यूज करते हैं तो उसे हम यूनिट में उसका उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यूनिट। चलिए अगला प्रश्न, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। तो उत्पन्न परिणाम क्षेत्रफल का परिणाम बढ़ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो हमने मधुमक्खियों के छत्ता को देखा होगा, उसमें बताने की किस प्रकार का क्रिस्टल पाया जाता है, उसमें मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है किसका। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का उपयोग करके इसका पता लगाया जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारवाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है। तो ये ए और बी दोनों के लंबवत होता है, यानी कि छड़ के और उसके चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई के दोनों के लंबवत होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, किसी धारावाहिक कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न,
शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। तो किस चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं? तो विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, यानी जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव ही होता है जो कि हमारा एक प्लेट पे उसका अंगों का प्रतिबिंब दिखा देता है। चलिए अगला प्रश्न, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? तो सबसे पहले इसे H.C. ऑर्टेड ने प्रमाणित किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बताना है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है, किस चीज़ का पता किया जा सकता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से हमें धारा की दिशा का ज्ञान होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी कि तर्जनी यानी कि बताना है कि किस ओर संकेत करती है? तो हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति से समय परिवर्तित हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाल एवं वेग। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज काम करता है, तो बताना है कि विद्युत फ्यूज क्या काम करता है? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जब भी धारा अधिक होती है तो हमारा फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है, जिसके चलते घर में शॉर्ट सर्किट होने से हमें बचाती है। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो किसी नरम लोहे को अगर धारावाही कुंडली के बीचों बीच में रख दिया जाए तो क्या बन जाता है? वो विद्युत चुंबक बन जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 गुने 10 के पावर 10 जूल के। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की निकटता क्षेत्र का गमन बताता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? तो उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभारण के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? तो एसी मोटर की कुंडली पर दोनों सिरों पर पूर्ण वलय होता है,
यानी कि गोल गोल होता है, दोनों सिरों पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? तो ये अर्धवलय होते हैं, ये आधा गोल होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? कोई एक गोल वस्तु है, उस पर तार लिपटा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परिनालिका कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, बताने कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्टेड और टेस्ला दोनों है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? तो बताना है कि विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, विद्युतीय प्रभाव पर। चलिए अगला प्रश्न, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो बताना है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब बताना है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, यानी कि प्लस और माइनस, ये आकर्षण होगा, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन सजातीय ध्रुवों के बीच प्लस प्लस के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रतापूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है किस दिशा में? तो ये हम सभी जानते हैं कि हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है, नॉर्थ और साउथ। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।